की कृपा आप सभी लोगों का साथ और अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिखाया हुआ सुंदर एक 12 कदमों का सुंदर कार्यक्रम के राह पर चलते चलते दोस्तों कल ही मुझे मद्य मुक्त जीवन के 24 साल पूरे हो गए। उसके लिए मैं वो परमेश्वर और आप सभी लोग भाई, अभी सिद्धार्थ भाई ने और सुधीर भाई ने मुझे जो बेस्ट विशेष दिए, तो उनके लिए और इधर मौजूद जो भी सभासद इधर हाजिर है, तो उनको भी मैं अपनी तरफ से शुभ आभार व्यक्त करता हूं। और ये प्रवास तो मेरा चलते ही रहेगा। और आज मैं विजय भाई का भी विशेष रूप से आभार प्रदर्शन आभार प्रदर्शित करूंगा, क्योंकि कल ही मैं उनको अप्रोच हो गया था, उनको रिक्वेस्ट की थी कि कल मेरा प्रॉपर डे था, मुझे मौका मिलेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि कल के स्पीकर ऑलरेडी तैयार है, तो दूसरे दिन आज के दिन आप बात कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को इतना कंसिडर किया, उसके लिए उनका विशेष रूप से मैं आभार मानता हूं, क्योंकि उन्होंने ये मौका मुझे आज प्रदान किया है। दोस्तों, यहाँ आने से पहले या ए का कार्यक्रम यहाँ आने से पहले मैं अपना विषय की तरफ भी मुड़ने से पहले मैं अपनी कौटुंबिक पार्श्वभूमि और ए में आने का मेरा प्रयास कैसा रहा उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। और बाद में ये जो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी एंड रिफॉर्म, इसके बारे में बोलने के लिए मैं 2 पार्ट में बोलूंगा। मेरी अनमैनेजेबिलिटी कैसे हुई और बाद में उसके ऊपर मैंने क्या उपाय योजना की, जिसकी मदद से मुझे ये जो आर्थिक संकट मेरे लाइफ में आया था उससे दूर होने के लिए मेरी कैसी मदद हो गई, उसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बोलूंगा कमाल की गरीबी, कमाल का भूखा रहना, ये सब सभी लोगों से अपमानित होना, ये सब चलता रहता था। और ऐसे सिचुएशन में मैं 19-20 साल तक दोस्तों मैंने पेट भर खाना खाया हुआ मुझे याद नहीं है। पूरी जवानी में मैंने ऐसा भूखा रहा, एक ही टाइम खाना खाता था, या घर की हालत ही वैसी थी। ऐसे मेरे पिताजी एक टीचर थे और वहाँ टीचिंग के उनके प्रोफेशन में दोस्तों वहाँ उनको कुछ पॉलिटिकल लीडर लोगों ने उनको हैरेस किया, बाद में उनको सस्पेंड भी किया था। ऐसे सिचुएशन में मेरा एजुकेशन थोड़ा ऐसा हो गया कि मुझे कुछ पार्ट टाइम काम करना पड़ा। सबसे पहले मैं ये बताना भूल गया, मैं नवजीवन ग्रुप चिंचवड़ पूना का सभासद हूँ। और मैं पहले ही बताया कि मेरे 24 साल कल ही पूरे हो गए और मैंने स्पॉन्सर लिया है, 12 कदमों के ऊपर मैंने चलने का प्रयास करता हूँ, ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ। और इस सब्जेक्ट को न्याय देने से पहले मैं कौटुंबिक पार्श्वभूमि बता रहा था, तभी ये 19-20 साल तक मैंने पेट भर खाना खाया हुआ मुझे याद नहीं। दोस्तों, ऐसी गरीबी देखने के बाद मैं जब मेरे पिताजी ने मुझे एक हायर एजुकेशन के लिए एक तालुका प्लेस में मुझे वहां भेजने का उनका ये था, मंसूबा था। तो वहां रखने के बाद मुझे पता भी नहीं, उन्होंने मालूमात नहीं होने दिया कि उनको सस्पेंड किया है। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा तब से मुझे वहां सीनियर कॉलेज के 3 साल मुझे एक थिएटर में डोर कीपर, अकाउंटेंट, बुकिंग क्लार्क, कैशियर, सब भूमिका मुझे ऐसे निभानी पड़ती थी। और ऐसे सिचुएशन में मैंने वहां थिएटर में कुछ लोग शराब पीते थे। एक दिन उन्होंने मुझे आवाज दिया कि भाई आज तुम हमारे साथ शराब नहीं पिए तो कल से काम पे नहीं आने का। दोस्तों, मुझे मजबूरन उस दिन शराब पीना पड़ा और शराब पीनी पड़ी थी और पीनी पड़ी। और बाद में एक चीज अच्छी होने लगी, जो मैं भूखा रहता था, तब ये लोग मुझे बाहर होटल में खाना खाने के लिए लेके जाते थे और वहां मिलने वाला खाना जो था उसके लिए लाचार होके मैं बेशर्मी से उनको ही बाद में आवाज देने लगा कि भाई आज कुछ है कि नहीं। मेरे दोस्त लोग मुझे पूछने लगे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम कॉलेज के लाइफ में ही शराब पीना चालू कर दिया।
लेकिन मुझे कुछ भी ये उनको बताने की जरूरत महसूस नहीं हो गई। लेकिन बाद में उनको पता चला कि मेरी घर की हालत क्या है, तो ये सोच के उन्होंने भी मुझे जितना कोऑपरेशन करने को उनको मतलब पॉसिबल है उतना कोऑपरेशन उन्होंने भी किया, फाइनेंशियली किया, कुछ उनके मकान में मुझे एक रूम दे के किया। कुछ लोगों ने मुझे अपने टिफिन लाके देते थे, उसका पैसा उन्होंने कभी भी नहीं लिया। और ऐसे इसमें मेरा एजुकेशन पूरा हो गया। एजुकेशन पूरा होने के बाद जब मैं पूना में आ गया, पूना में आने के बाद वहां मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था। वहां मैं सेल्स परचेज सब देखता था, डिस्पैच सब भूमिका मेरे पास थी। और ऐसे सिचुएशन में मेरे कंपनी के मालिक भी ए के मेंबर थे, और वहां वो उनके साथ काम करते करते उनकी सोबराइटी नियर अबाउट 40 साल एंड अबाउट थी। वो लास्ट 1.5-2 साल पहले वो एक्सपायर कर चुके। और बाद में उनके साथ में जब मैं काम कर 1988 की बात कर रहा हूँ, और 88 के बाद मैं नियर अबाउट 11 साल काम करने के बाद मैं अपने यहाँ 2 साल का 2 वक्त का खाना नहीं खाने वाला सुहास, यहाँ आने के बाद मैं अपनी मेहनत के और काम पे प्रति रहने वाला मेरा लगाव, ये देख के मैंने आवाज दे दिया कि साहब मुझे यहाँ मकान लेने का सोच रहा हूँ। मेरे पूरे खानदान में किसी का मकान नहीं है, किधर भी मेरा मकान नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूरे फ्लैट की रकम कर्जे के तौर पर मुझे दे दी। वो रकम मैंने बिल्डर के यहाँ भर दी। भरने के बाद वहाँ के अकाउंटेंट ने मुझे 50,000 रुपए के लिए फंसा दिया, और मैंने भरा ही नहीं, ऐसा प्रोपोगंडा कर दिया। और बाद में वो ऐसे ही 10-15 लोगों का पैसा लेके भाग गया। बिल्डर ने वापस मुझे फोन किया, मैं शराबी तो था ही, शराब तो पीना था ही था। क्यों बोले तो जो कॉलेज के लाइफ से शराब पीना चालू किया था, तो यहाँ आने के बाद तो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे काम करने के बाद मेरे वेंडर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे कलीग्स सब लोग मुझे शराब पीने के लिए, समंदर जैसी शराब मेरे सामने बहने लगी। और ऐसे सिचुएशन में वो 50,000 रुपए मेरे डूब गए। और बिल्डर ने मुझे फोन करके बोला कि आपके 50,000 रुपए आना बाकी है। मैं इस तरह भी तो था ही था। मैं जाके उसके ऑफिस में, बहुत ही रिनाउंड बिल्डर है यहाँ के पिंपरी चिंचवड़ एरिया में, और उसको जाके मैंने गाली दी, उसको जान से मारने की धमकी दी। उसने डर के मारे मेरे नाम से कंप्लेंट कर दी, और कंप्लेंट करने के बाद और मुझे पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया। बुलाने के बाद मैं वहां हाजिर हो गया। वहां मेरा बात करना और मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब देख के उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि भाई तुम्हारा ये 50,000 का मैटर इतना कुछ बड़ा नहीं है। कोर्ट में केस स्टैंड होने से पहले आप ये केस निपटा लो, या आपका ये मैटर कोई किसी के साथ मध्यस्थी करके ये मैटर सॉल्व कर दो। यही बात मैंने जाके अपने साहब से बात की। मुझे तब तक ये का कुछ भी मतलब मालूमात नहीं थी। और मेरे साहब ने मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की संस्था है, और जिसकी मीटिंग नवजीवन समूह चिंचवड़ के नाम से वहां मीटिंग चलती है, और तुम्हारा वीकली ऑफ भी फॉर्चुनेटली गुरुवार का दिन का है। और गुरुवार के दिन वो मीटिंग सुबह 9:30 से 11 बजे तक चलती है। वहां जाके वहां तुम्हारी कंप्लेंट जिस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, वहां के एक बड़े ऑफिसर उधर उनकी शराब की समस्या के लिए उधर आते हैं। उनसे मिलके उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज करवा के ये मैटर निपटा दो। कोर्ट में केस स्टैंड होने से पहले ये मैटर निपटा दो। दोस्तों, वो आए हैं क्या ऐसा देखने के लिए मैं 19 जुलाई 2001 को गेट के बाहर खड़ा था। बारिश हो रही थी, बारिश में भीग रहा था, ना मेरे पास रेनकोट, ना कोई मेरे पास छाता, कुछ भी नहीं था। मैं गेट के बाहर खड़ा था, और किसी एक सभासद को मैंने पूछ लिया कि भाई ऐसे ऐसे सभासद आए हैं क्या। तो उन्होंने बोला आए हैं, और एक सभासद ने मुझे अंदर आने के लिए बुला दिया। मैं वहां बैठ गया। वहां बैठने के बाद मुझे उस दिन कैरेक्टर डिफेक्ट्स इसके बारे में मुझे सुनने को मिला।
और सुनने को मिलने के बाद मैं सभी लोगों की तरफ मैं गुस्से से देखने लगा कि भाई मुझे ये अपना सभासद बनवाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने ऐसा प्रयोजन किया है और मुझे अपना ग्रुप का सभासद बनवाना चाहते हैं और वो ऐसे सब मेरी असलियत इनको पता है और मैं शराब तो पीता हूँ और ये सब राड़े मैं करता हूँ, तो ये सोच के उन्होंने ऐसा प्रयोजन किया है। मैं सबकी तरफ गुस्से से देखने लगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे जो अच्छे 4-5 जो भी मेरे गुण है, वो अच्छे गुण में से एक गुण है कि मेरा ग्रास्पिंग पावर, जिसको हम आकलन दृष्टि बोलते हैं, और वो दृष्टि से मैंने खुद को पहचाना कि भाई ये लोग जो बोल रहे थे ये सही मेरे निजी जीवन में भी हो रहा है, तो मैं क्यों डिनायल अपना इतना स्ट्रांग करके मैं सभी के प्रति मैं गुस्सा प्रकट कर रहा हूँ। कोई भी मुझे हक नहीं था। लेकिन मुझे ये बात में खुद एकांत में बैठ के मैंने अपना चिंतन किया, तब मुझे मालूम हो गया कि मुझे इस मीटिंग की जरूरत है। तब तक मुझे किसी ने भी मुझे ए का मैसेज नहीं था। मेरे बारे में हो गया हुआ ये चमत्कार है। चमत्कार ये शब्द अल्कोहलिक एनोनिमस को मतलब अभिप्रेत नहीं है बोलते, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं यहाँ एक चमत्कारिक रीति से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया। बाद में के साप्ताहिक मीटिंग थी, तो वीकली मीटिंग होने के वजह से मैं अगले गुरुवार को मतलब 26 जुलाई 2001 को मैं उसी हॉल में जाके अपना परिचय देके उस ग्रुप का सभासदत्व लिया और जो मैं आज तक मैं वो मीटिंग में जुड़ा हुआ हूँ और आपके सामने मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों ये भगवान की या परमेश्वर की असीम कृपा की वजह से हो रहा है। अन्यथा मेरे जैसे शराबी को दोस्तों किसी ने बोला हुआ तो उसकी माँ बहन के ऊपर गाली देके तुम्हारे बाप की पीता हूँ क्या, ये सब मैंने राड़े किए हैं। लेकिन ये यहाँ बैठने के बाद मुझे आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करने के बाद मुझे खुद को एहसास हो गया कि मुझे इस मीटिंग की जरूरत है। दोस्तों प्रवास चालू हो गया। 26 जुलाई 2001 से मेरा आज तक का एक्चुअली सच में बोलना चाहिए तो मैं वो मीटिंग में नहीं जाता और वहाँ वो साहब नहीं मिलते। वो साहब मिल गए, हमारा मैटर निपटा गया, मुझे वापस 50,000 रुपए देने पड़े, वो बात अलग है। आज मुझे उसका कुछ भी गम नहीं है। क्यों बोले तो मैं आज 24 साल की बोनस लाइफ नहीं बोलूंगा, उधार की जिंदगी जी रहा हूँ। अभी एक हमारे मुझे लगता है कि सुधीर भाई बोल रहे थे कि ये कार्यक्रम सभी की जो शराबी सफरिंग अल्कोहलिक्स है उनकी तरफ उनको यहाँ इसका मैसेज पहुंचाने का काम करना है। उसके लिए भगवान ने आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, मैं खाली एक क्या बोलते मीडिएटर हूँ और उसके लिए मुझे भगवान ने चुना है। उसके लिए एक उधार की जिंदगी मुझे भगवान ने प्रदान की है। अदरवाइज आई वुड हैव बीन डाइड एंड आई वुड हैव बीन इन अ फोटो फ्रेम डेफिनेटली, कि उसमें कोई मतलब शक की बात कोई नहीं थी। आखिर के समय में मुझे शराब की उल्टियां, खून की उल्टियां, खून के लैट्रिन से खून जाना, ये सब चालू हो गया था। 22-22, 25-25 दिन हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब चलता रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्रवास मेरा चालू हो गया अल्कोहलिक एनोनिमस में, वैसे वैसे मुझे ये बीमारी के बारे में पता चला। बीमारी के बारे में पता चलने के बाद मैं धीरे धीरे अपनी जो अनमैनेजेबिलिटी है, मैं पहले पार्ट की तरफ मुड़ रहा हूँ कि ये अनमैनेजेबिलिटी क्या क्या अंग से होती है, ये मुझे पता चला। वैचारिक है, भावनिक है, मानसिक है, कौटुंबिक है, बाद में सामाजिक है और शारीरिक है और बाद में आर्थिक। सबसे लास्ट में मैं बोलूंगा आर्थिक अस्ताव्यस्तता। दोस्तों इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार था। इसका एहसास मुझे यहाँ ये सब सीनियर लोगों का शेयरिंग सुनने के बाद मुझे मालूम हो गया। ये अस्ताव्यस्तता कैसे हो गई, ये मैं कैसे करके बैठा था। दोस्तों उस जमाने में क्रेडिट कार्ड का बहुत बोलबाला था। वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं किसी दोस्त ने, हमारे कलीग ने कुछ कपड़े लेने के लिए वो निकल पड़ा तो उसके साथ मैं भी निकल पड़ता था।
और मेरी एक कैरेक्टर डिफेक्ट, जो फोर्थ स्टेप में बोलते हैं हम, कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट क्या है, कि मेरा मेरा क्या बोलते हैं, रिजेंटमेंट है, मेरा गुस्सा है, बाद में मेरा फॉल्स प्राइड है, और सबसे जो आज के सब्जेक्ट के लिए मेरा जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे रियलाइज हो गया, वो ऐसा था, जो मैं नहीं हूं वो दिखाने की कोशिश के चक्कर में मैं बहुत कर्ज बाजारी होते चला जाता था। ये मुझे बहुत देर से समझ में आ गया। और वो दोस्त, जब मैं मेरा कलीग कपड़े लेने के लिए मार्केट में जाता था तो उसके साथ मैं भी चला जाता था। मुझे कपड़ों की जरूरत है नहीं, कुछ भी नहीं देखता था। उसने 1,500 का लिया तो कम से कम मैं 700-800 रुपए का तो लेता था। अरे भाई, तेरे को जरूरत है क्या? लेकिन उस टाइम में मेरी सैलरी भी बहुत कम थी, लेकिन उस टाइम में जो पहले ही बताया, क्रेडिट कार्ड का जो बोलवाला था, वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं उसका पेमेंट कर देता था। और आपने बैंक का नाम बोलने का, और वो बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं है, ऐसा होता ही नहीं था। एक बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं परचेसिंग करता था, दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर पैसा निकाल के उसका पेमेंट कर देता था। ये ऐसा खेल बहुत सालों तक चला। लेकिन मैं अपने लिए, खुद के लिए एक खड्डा खोद रहा हूं, वो मुझे कभी मालूम ही नहीं हो गया। बाद में दोस्तों, मैं शराब तो पीता ही था। 500 रुपए की शराब पीने का, और 15-15 दिन हॉस्पिटलाइजेशन मेरा होता था। वहां 10,000 15,000 रुपए मेरा हॉस्पिटलाइजेशन का बिल होता था। उसका बेशर्मी से मैं समर्थन करता था। अरे मैं क्या यार, कुछ तकलीफ है, एसिडिटी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये समर्थन, मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको, अपनी गलतियों के लिए मैं सरकारी वकील जैसा समर्थन करता है, वैसे मैं करता था। लेकिन दूसरों की गलती के लिए मैं जज के कुर्सी पे जाके बैठ के वो कैसा गलत हो गया, उसका जजमेंटल मेरा एटीट्यूड था। लेकिन ये होने के बाद मेरा हॉस्पिटलाइजेशन, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, ये एहसास कभी नहीं हो गया। और दूसरा मेरा इनबिल्ट, मतलब शारीरिक मेरा ऐसे एक ये था कि मुझे यूरिनरी रूट का मेरा 4-5 बार ऑपरेशन हो गया था। और हर एक ऑपरेशन के लिए लाख के ऊपर मेरा खर्चा आता था। और मेरा काम के प्रति रहने वाला डेडिकेशन, काम में मेरा परफेक्शन देख के ये सब पैसा मेरे साहब हॉस्पिटल में जाके भरते थे। ये कोई चैरिटी नहीं थी दोस्तों, लेकिन ये कर्जे के तौर पर मेरे सिर के ऊपर वो कर्जा था। और बाद में दोस्तों, मेरे 1992 में शादी हो गई, 93 में मेरी लड़की पैदा हो गई, 95 में लड़का पैदा हो गया। इन बच्चों के लिए टीकाकरण या कोई पोलियो, ट्रिपल, इसका जो डोज देना रहता है, उसके लिए मेरे पास पैसे कहाँ से रहते थे दोस्तों? उसके लिए बेशर्मी से मैं अपने कंपनी में काम करने वाले टेम्पो ड्राइवर, क्लास 4 एम्प्लॉई, वर्कर्स, वेल्डर, ये ऐसे लोगों से मैंने पैसा लेके उनको बोलता था कि भाई मेरा बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना है, अब थोड़ा पैसे की जरूरत है, दे दो। और वो भी साले बोलते थे कि चलो, ये बेवड़ा है लेकिन वो पैसा तो रिफंड करता ही है सैलरी होने के बाद, दे दो। वो दे देते थे। लेकिन मुझे अपना ये मेरी बेशर्मी इतनी कमाल की नीचे गिर गई थी कि सोचो मत, कि मैं ये सब करता हूं, लेकिन मुझे कहीं भी शर्म नहीं थी कि मैं कंपनी का सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी मैं ये सब चीजें करता रहा। क्यों? शराब के प्रति मेरा लगाव, शराब के प्रति मेरा जो प्यार था, वो कभी कम नहीं हो गया। झगड़े तो बहुत होते थे, सबसे मारा मारी तक मेरा ये हो गया कि कोई तो भी बोलता था कि क्या साहब, कल रात को बहुत हो गई दिखती है, सुबह अभी मुंह का बास आ रहा है, तो तुम्हारे बाप ने पैसा दिया था क्या? ऐसा बोलने के बाद झगड़ा होने वाला ही था। लेकिन दोस्तों, कहीं भी मुझे ऐसे अपने गलतियों का एहसास नहीं हो गया। मैं अपनी गलतियों को कभी मानता नहीं था। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों ये सब चलता रहता था। बाद में ये सब इसकी वजह से बहुत अस्ता व्यस्तता के मेरे कारण तो बहुत थे।
मेरे तो वही मेरे कलीग ने 22 वोल्ट्स का या 22 क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट का ही रहता है वो शायद, मुझे म्यूजिक सिस्टम वो उन्होंने 22 का लिया या 20 का लिया, तो मेरे पास 24 का होना चाहिए। अरे भाई क्या जरूरत है तुझे, तेरे पास सुनने को जो भी म्यूजिक सिस्टम है उससे तो सुन सकता है, तो उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा बड़ा वाला क्या करना है तुझे। लेकिन उसके लिए मैं कर्जा लेके वो सिस्टम घर पे लाके फिट करता था, कि जो मैं नहीं हूं वो दिखाने के चक्कर में मैं अपने लिए खड्डा खोद के रखता था। ये मेरा सालों तक ऐसा ही चला। लेकिन दोस्तों ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट जो मैं नहीं हूं दिखाने की चक्कर में मैं ये सब करते रहा हूं और कर रहा हूं, और इसका एहसास मुझे बहुत सालों के बाद होने के बाद मैं ये अपने ये क्या बोलते हैं उसको, आज के सब्जेक्ट के दूसरे पार्ट की तरफ मैं ये कर रहा हूं। इसकी वजह से मैंने क्या बोलते हैं फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी करके ले ली, एग्री, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर उपाय योजना क्या की वो बहुत बड़ा लंबा थोड़ा ये है, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस, मतलब लेंदी डिस्कशन रहेगा। तो ये मेरा डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात तो मैं खुद पे प्यार करने लगा, कि मुझे खुद को जीने का एहसास हो गया कि मेरी उम्र क्या थी भाई। 40 साल की उम्र में अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया, और 40 साल की उम्र में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि ये मेरी मरने की उम्र नहीं है। खून की उल्टियां, लैट्रिन से खून गिरना, ये सब डेंजरस बातें थी। वो देखने के बाद मुझे ऐसा मतलब मन में स्ट्रांग डिजायर पैदा हो गया कि ये मरने की उम्र नहीं है मेरी, मुझे जिंदा रहना चाहिए। जब मैं अपने ऊपर प्यार करने लगा तब मैं एक्सरसाइज करने लगा, मॉर्निंग वॉक करने लगा, वो सब मतलब फिजिकल अनमैनेजेबिलिटी जो थी उसके लिए मैंने काम करना चालू किया। लेकिन क्या हो गया कि जब मैं खुद के ऊपर प्यार करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं अपने खुद के ऊपर प्यार करता हूं तब कुटुंब मतलब फैमिली और फैमिली मेंबर्स के प्रति भी मेरा प्यार बढ़ता है, और उनके लिए कुछ करने की मन में आशा पैदा होती है। वही मेरे लिए चालू हो गया कि भाई इन लोगों को ऐसे ही आधे रास्ते में छोड़ के अपना प्रवास खत्म करके उनको आधे रास्ते में छोड़ के चला जाना मेरे लिए, मेरे शौक के लिए, वो भी शराब के शौक के लिए, तो ये ठीक नहीं है। ये मुझे खुद को एहसास हो गया। बाद में मुझे दोस्तों इसके लिए मैं एक छोटा सा किस्सा यहाँ बताना चाहता हूँ। मेरे वांट्स और नीड्स में का फर्क मुझे मेरे मालिक ने, मतलब जो अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर थे, एक दिन उनसे मेरा तो बहुत मतलब खुन्नस थी मेरी। मैं खुद को एक महाराजा जैसा समझता था। ये उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, मैं सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता था। एक दिन उनको बोला, साहब मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, मेरी सैलरी कुछ ठीक नहीं है, मेरे कर्ज बाजारी होते जा रहा हूँ, तो क्या है, तू बैठ बोला इधर, तेरे वांट्स और नीड्स में की जो भी डिफरेंस है वो एक कागज के ऊपर लिख के रख, मैं उसके बारे में बाद में आपसे डिस्कशन करता हूँ। तो वैसे ही मेरे मतलब नीड्स तो बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। अच्छा कपड़ा मतलब कोई ब्रांडेड कपड़ा लेने की जरूरत नहीं, ना कि वैन उजेन या पीटर इंग्लैंड का ऐसे शर्ट पहनने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जाके 100 रुपए मीटर का कपड़ा दो, टेलर के पास जाके सिला के लेके आओ, वो 4 लोगों में कोई हंसना नहीं चाहिए, इतना हो गया तो भी बस हो गया ना। तो ऐसे सिचुएशन में मेरी आकांक्षा, मेरी आशाएं, ये सब ब्रांडेड की तरफ उसके लिए मैं सब खर्चा कर देता था। और उन्होंने जब मुझे बताया कि आज वो बेचारे नहीं है अपने ये क्या बोलते हैं उसको दुनिया में, लेकिन उनके ये जो वर्ड्स है कि मैं खुद अपने वांट्स और नीड्स में का डिफरेंस जानने लगा, और जानने के बाद मेरी जो फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी थी वो धीरे 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 कम होने लगी। दोस्तों सबसे पहले मैंने सब क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दिए,
जिसकी वजह से मैं अपने लिए गड्ढा खोद रहा था, वो उतना बंद हो गया और उसके ऊपर मेरा काम बहुत ही स्ट्रांगली मैंने काम किया। सब बैंकों का क्रेडिट कार्ड जमा कर दिया और मुझे नहीं चाहिए ऐसा बोल के उनको मतलब वापस कर दिया। दोस्तों, जो फ्लैट के बारे में मैंने जिक्र किया था, वो फ्लैट मैंने मतलब बिल्डर के पास बुक किया था वगैरह सब बता दिया मैंने आपको। बताने के बाद वो मेरे मिसेस को उसका लोकेशन पसंद नहीं आया था, वो फ्लैट मैंने बेच दिया। और नेचुरली जो कीमत के ऊपर बुक किया था उससे लाख डेढ़ पौने 2 लाख रुपए मुझे ज्यादा मुझे मिल गए। उसकी वजह से मैंने दूसरी जगह एक मतलब मकान लिया और वहां रहने के लिए भी आया था, तो उसका जो कर्जा था वो कर्जा नील कर दिया। इतना होने के बावजूद भी मेरे पास पैसे बच गए। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट एजेंसी है, पिंपरी चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण करके, कि उनके यहाँ से एक 1.5 गुंठे का प्लॉट लेके मैं चेयरमैन था, 24 लोगों की सोसाइटी बनाई। वो नियर अबाउट सब कमीशन वगैरह सब दे के एक एजेंट पकड़ के 1,65,000 को वो प्लॉट मुझे मतलब सभी लोगों को मिला था। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि 1 साल में या 1.5 साल में उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो मुझे पॉसिबल नहीं था। दैट टाइम आई वाज इन एम्प्लॉयमेंट और मेरा जॉब नौकरी का जो स्वरूप था वो आज मैं जमशेदपुर में, कल लखनऊ में, परसों रुद्रपुर में, ऐसे जगह सब जगह घूमता था, तो मुझे वो पॉसिबल नहीं था। और एक्चुअली वो सब मटेरियल ला के उसके ऊपर सुपरविजन करना वो तो मेरे बस की बात नहीं थी। उसके लिए वो भी प्लॉट मैंने बेच दिया, उसके भी ज्यादा पैसे मिल गए। और वो मिलने के बाद मेरे ओल्ड एज की प्रोविजन करके मैंने एक फ्लैट परचेस किया वही एरिया में, जिसके लिए मुझे कुछ भी देखना नहीं था। वो फ्लैट मैंने परचेस किया, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा ऐसा सोच के दोस्तों मैंने वो फ्लैट मैंने परचेस किया। बहुत ही प्राइम लोकेशन, अभी प्राइम लोकेशन हो गया, लेकिन उस टाइम बहुत ही लोनली ऐसा एरिया था। लेकिन आज वो नेशनल हाईवे का मतलब बहुत ही नजदीक ऐसा वो फ्लैट था। और ये फ्लैट परचेस करने के बाद मेरे ओल्ड एज की प्रोविजन करने का दिमाग में विचार आ गया 2004 में। उसी टाइम मेरे पिताजी गुजर गए, उनका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कर सका। क्यों? 2001 से लेके 4 तक मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। और धीरे धीरे अच्छी होने की वजह से मैं उनके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड बोलो, प्यार बोलो, जो पहले कभी नहीं था, उनकी तरफ भी खुन्नस से देखता था। लेकिन उनके प्रति मेरा बीइंग द एल्डेस्ट सन, तो उनके प्रति मेरी कर्तव्य की भावना से उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिल गया। उनका हॉस्पिटल का खर्चा बाद में ये सब, और वो मकान तो फ्लैट तो ले लिया था, उसके ऊपर कर्जा भी निकाला था, और ये सब उसका इंस्टॉलमेंट भरने का प्रोविजन वगैरह सब हो गया था। लेकिन दोस्तों ये सब फ्लैट और प्लॉट बेच के ये मैंने फ्लैट परचेस किया, वो केवल और केवल आज भी मैं वीआरएस लेके घर में बैठा हूँ। वो फ्लैट का भाड़ा नियर अबाउट 15,000 मुझे भाड़ा आता है। मेरे ओल्ड एज की प्रोविजन है भाई वो। और ऐसा दिमाग में आके पिताजी का क्या बोलते हैं बुढ़ापे का इसका जो भी इलाज था या उनका हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा था वो कर सका, उनकी सेवा करने का मौका मिला। ये सब चीजें केवल और केवल इसमें से मैं अपनी वांट्स और नीड्स में का फर्क जानने के बाद मुझे ये इसका एहसास हो गया। उसी साल में मुझे बोनस मिला था दोस्तों, दिवाली का बोनस मिला था 45,000। और बाद में मैं बीकॉम किया हूँ और मैं नॉन टेक्निकल होने की वजह से मैं कुछ टेक्निकल काम इतने सालों का एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं कुछ टेक्निकल काम भी किया था, जो जिसमें कंपनी का 1.5-2 लाख का मैंने प्रॉफिट करके दिखाया था। ऑन पेपर हमारे साहब को दिखाया था, उन्होंने 30,000 रुपए का मुझे कैश मतलब अवार्ड दिया था। उन्होंने अपने केबिन में बुलाया और मुझे बोले कि ये आपने अच्छा काम किया है, उसके लिए 30,000 रुपए ले लो। दोस्तों उस दिन मैं 75,000 रुपीज मैं अपने घर पे लेके गया
और बोनस के तौर पे 75 रुपीज देने वाली आज तक मैंने कोई कंपनी, मैंने तो मेरे देखने में तो नहीं है, लेकिन उस दिन मेरे मालिक ने मुझे दिए थे। और ये रकम मुझे मेरे फॉर्चुनेटली मैं टाटा मोटर्स से बहुत ही मतलब बड़े बड़े ऑफिसर लोगों के साथ मैं कांटेक्ट में रहता था। तो उनके एक वहाँ के एक अधिकारी या वहाँ के एक बड़े साहब, उन्होंने मुझे बताया कि भाई अभी तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए है क्या? तो मैं बोला है, अभी ये तो 75 है और मेरा सेविंग भी 75 तक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो पोस्टल, हाँ यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ मैं जो भी स्कीम में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और जिसका मैं जिक्र करूंगा उसका मुझे कोई भी प्रमोशन करने का नहीं है, ना मैंने करने का इरादा है। मैंने जो किया, मैं जो जिया, मतलब मेरे जिंदगी में मैंने जो स्टेप्स उठाए ये फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी खत्म करने के लिए, वो स्कीम में जैसे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए उस स्कीम का मैं यहाँ जिक्र करूंगा, ना कि मुझे कोई प्रमोशन करने का इरादा है। उन्होंने मुझे वो स्कीम बताई कि पोस्टल इसमें MIS करके स्कीम है, तो उन्होंने बताया कि ये MIS में 1.5 लाख रुपए, उस टाइम में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उस महीने के 1,000 रुपए उसका इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट मैंने इन्वेस्ट कर दिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई रिस्की नहीं था। पोस्टल डिपार्टमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वो ये करके मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया, 1,000 रुपए आना चालू हो गया। दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि ये 1,000 रुपए आपके हाथ में आना जरूरी है क्या? मैं सोच लिया कि भाई अभी मैं शराब से तो दूर हूँ, मुझे कोई खर्चा नहीं है, सैलरी भी बढ़ गई है, बॉस ने अच्छा पेमेंट किया है, तो मुझे ये 1,000 रुपए की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोल दिया। दोस्तों यहाँ ये बात बोलना जरूरी समझता हूँ, वो पैसे से पैसे को कैसा बढ़ावा करना है या पैसे की बढ़त कैसी करनी है, ये मैं उनसे सीखा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई 1,000 रुपए आपको जरूरत नहीं है, तो उसका हम रिकरिंग निकाल देंगे। बोला ठीक है। ये 6 साल की स्कीम थी, मतलब 72 महीने मुझे वो 1,000 रुपए मिलने वाले थे। उतना ही साल का मेरा उसी दिन से उन्होंने रिकरिंग निकाला, 72 महीने के 72,000, और उसके ऊपर मुझे 3-4 हजार रुपए कुछ तो भी इंटरेस्ट मिला। ऐसा करके 76,000 मेरे रेडी हो गए। जेब में से मेरा कुछ भी नहीं गया। मेरा उधर बेसिक अमाउंट जो थी 1.5 लाख रुपए उधर सेफ। ये इंटरेस्ट की वजह से मेरे 75 लाख मेरे जमा हो गए। ये 75 और मेरा थोड़ा बहुत मतलब सेविंग था, और थोड़ा मैंने PF का लोन निकाल के और एक फ्लैट मैंने कैश में लिया। दोस्तों आप में से कोई भाई, मैं मेरे ये क्या मटेरियलिस्टिक थिंग का प्रोजेक्शन के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि आज का सब्जेक्ट के लिए ये बोलना जरूरी समझता हूँ, इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्शन करने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन वो फ्लैट लेने के बाद 2006 में वो फ्लैट मैंने ले लिया। बाकी सब मैंने मतलब जो भी FDs वगैरह थी वो सब मैंने ब्रेक करके उसका भी मैंने, क्यों मुझे रियल एस्टेट का थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट मुझे अच्छा लगा था। एक प्लॉट एक फ्लैट बेचने के बाद ये सब मिलने वाला ज्यादा पैसा जो था, तो उसकी वजह से मैंने वो भी इन्वेस्ट कर दिया। और ये MIS और ये रिकरिंग, बाद में वो क्या PF का लोन, ऐसा करके कैश में मैंने 11,85,000 मतलब 11,85,000 का मैंने वो कैश में मकान लिया, जो आज भी उसका भी भाड़ा आता है, उसका भी 15,000 रुपए भाड़ा आता है। 30,000 रुपए रिटायरमेंट आदमी के लिए, रिटायर्ड आदमी के लिए क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब। और ये सब करने के बाद हम लोग बोलते, खाली बोलने में बोलते मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। जो मैंने ये जो कहावत है, ये कहने के अनुसार मैंने मनी सेविंग इज मनी अर्निंग, वो मैं रिकरिंग के द्वारा करके मैंने अपने, मतलब ये मन के विरुद्ध की बात है।
मतलब सेविंग करना इतना इजी नहीं है दोस्तों, उसके लिए कष्ट, शिस्त, सातत्य और प्रामाणिकता भी चाहिए। और ये करने के लिए मुझे इसका एहसास ऐसा हो गया कि भाई ये कर रहा हूं, लेकिन मन के विरुद्ध ये सब चीजें है। वैसे कोई भी शराबी, मुझ जैसा शराबी सेविंग करने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन वो मैंने कर दिया। क्यों? मुझे भविष्य के बारे में कुछ प्लानिंग करना था और वो मैंने करने के लिए वो स्टेप्स उठाए थे। दोस्तों, आप सभी के लोग, सब लोगों का खुद का मकान रहेगा तो आप लोग भी प्रॉपर्टी टैक्स अपने लोकल जो भी एजेंसीज रहेगी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद जो भी रहेगी, वहां अपना प्रॉपर्टी टैक्स तो भरते रहेंगे और बाद में लाइट बिल भी भरते रहेंगे। लाइट बिल के लिए तो खुद का मकान रहने की जरूरत नहीं है, जो भी किराएदार रहेगा वो भी भरते रहेंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब मैं अपना लाइट बिल आता है तो मैं वो उसमें एक पीरियड रहता है, देखो ये पीरियड तक भरेंगे तो इतना पैसा भरना पड़ेगा, उसके बाद भरेंगे तो उसके ऊपर फाइन लगा के जो भी 30-40 रुपए ज्यादा भरना पड़ता है वो भरने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं किया मैंने। क्यों भरूं मैं गवर्नमेंट के लिए? अपनी लापरवाही की वजह से 30-40 रुपए में क्यों दूं गवर्नमेंट को? और मुझ जैसा शराबी पहले एक जमाने में बहुत ही लेजी था, मतलब भरेंगे यार, जाने दो, क्या करना है, 30-40 रुपए तो है, ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं दोस्तों, ये 30-40 रुपए कमाने के लिए मुझे क्या मेहनत करनी पड़ती है, इसका एहसास होने के बाद वो भरना भी मैंने, मतलब लेट भरना भी बंद कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स तो आप जानते ही है कि उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलता है। अरे भाई, 10% डिस्काउंट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बड़ी रकम होती है। और ये मुझे कमाने के लिए, ये मुझे अपने क्या बोलते हैं जेब में रखने के लिए मुझे टाइमली ये सब चीजें करनी पड़ती है। मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। वो पैसे की जो भी मैं बचा रहा हूँ वही मेरे लिए इनकम का सोर्स है। ये मैंने मतलब दिमाग में फिट कर दिया और उसके हिसाब से मैं एक्शन में आ गया। दोस्तों, हम एक्चुअली वहाँ यहाँ आपके सामने मराठी बिग बुक का जिक्र किया तो वो उचित नहीं होगा, लेकिन बिग बुक में लिखा है कि 4th स्टेप में कि मैं यहाँ कितनी भी बकबक करूं कुछ भी फायदा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस मैं जब तक उसके ऊपर अमल नहीं करता या उसके ऊपर कृति नहीं करता तो ये मेरी बकबक निरर्थक है। 4th स्टेप में हमारे मराठी बिग बुक में पेज नंबर 69 पे बोला है, पेज नंबर 80 पे भी वापस बोला है कि ये मैं यहाँ बड़बड़ करके कुछ भी गया, ये नहीं उसके ऊपर काम किया तो ये मेरी जो श्रद्धा है ये फेलोशिप के ऊपर, ये श्रद्धा मृतवत है, मरी जैसी है, कुछ भी फायदा नहीं है उसका। ये अपना कार्यक्रम एक्शन का है और ये एक्शन करने का काम मुझे करना पड़ता है। और यदि मैं आपको बोला कि सेविंग करना है, रिकरिंग निकालना है, तो रिकरिंग हर महीने में जाके भरना है भाई, स्लिप भरना पड़ता है, पैसे का प्रोविजन बाजू में निकाल के रखना पड़ता है, ये सब मतलब ये करना पड़ता है। वो एक बार किया और बाद में उसमें कंटिन्यूटी भी रहनी चाहिए। एक बार किया, 1 महीने में किया, बाद में 2 महीना नहीं भरा, बाद में कंटिन्यूसली 4 महीना भरा, बाद में नहीं भरा, ऐसा नहीं चलता। उसमें मराठी में एक शब्द है सातत्य, मतलब कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी मुझे रखना है। ये रखने का ज्ञान कहाँ से मिला? आप सभी लोगों से मिला है भाई। ये कंटिन्यूटी मैं रख सका और ये मन के विरुद्ध की जो भी ये एक्शन है, वह एक्शन मुझे करने के लिए मुझे मतलब प्रवृत्त किया ये 12 कदमों के कार्यक्रम ने। और करने के बाद मेरा आज रिटायर्ड लाइफ जो भी है वो बहुत सुख शांति से मैं जी रहा हूँ। कोई भी मतलब ऐसा गम नहीं है। और मैं यहाँ घमंड के साथ बोलता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज जो सुहास को मैंने पहले ही बताया आपको कि 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता था 19-20 साल तक अपनी जवानी में, आज वो तीनों फ्लैट की कीमत नियर अबाउट 1.25-2 करोड़ रुपए की है। दोस्तों,
इसके लिए मेहनत तो की मैंने, नहीं ऐसा नहीं। उसके साथ में अपने बॉस के साथ जब मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे, तब मैं यहाँ बोलना मैं जरूरी समझता हूँ कि यहाँ खाली अपना क्या बोलते हैं उसका, अच्छी बातें बोलना, ये मेरा मतलब मेरे शेयरिंग में कभी नहीं रहता। जो गलत काम किए है उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। जब मेरे बॉस के साथ मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था बोलो, या कुछ मेरे डिस्प्यूट थे, तो उस टाइम में मैंने इलीगल वे से या अनैतिक मार्ग से मैंने पैसा कमाया। मेरे हाथ में परचेसिंग था तो मैं दोस्तों कमीशन खाना, कंपनी का हालांकि नुकसान नहीं किया, लेकिन सपोज एक वेंडर को मैंने 1 लाख का ऑर्डर दिया, तो महीने में आप मुझे कितना दोगे ऐसा बोल के उनसे मैंने पैसा लिया है। दोस्तों ये काम भी मैंने किया है, लेकिन उसके प्रति मैं उनसे ये 12 कदमों का कार्यक्रम जब लिया तब मुझे शर्म महसूस हो गई और उनसे माफी भी मांगी। वो एक्सपायर होने से पहले उनको बहुत खुशी हो गई कि आपको रियलाइज हो गया कि आपने गलत काम किया है, इसका एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है, आपको मैंने माफ कर दिया। ये उनके वर्ड्स है। दोस्तों ये सब करने से पहले मुझे ये बिग बुक का मैंने जिक्र किया पेज नंबर 69 और 80 में भी, ये अनैतिक मार्ग से मैंने पैसा कमाया था, उसके लिए भी मैंने अपनी 8th और 9th स्टेप के जरिए मैंने उनकी क्षमा याचना की। और इसका अनुकरण दोस्तों मेरे बच्चों ने भी किया, कुछ सभासदों ने भी किया है कि पैसे से पैसा कैसे जुड़ना है। तो मेरे बच्चे लोग भी आईटी कंपनी में है, उनकी अच्छी सैलरी है, उनको मिलने वाली सैलरी और मेरी सैलरी में बहुत फर्क था, लेकिन उनकी सैलरी आज इतनी है कि वो आराम से अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें अपना खुद का खर्चा वो मतलब इंटरेस्ट के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। उनका बेसिक अमाउंट तो वैसा ही रहता है, बेटी और बेटा दोनों ही वैसे करते हैं। देखो दोस्तों, जो मैं क्या बोलते हैं मराठी में हमारे यहाँ बोलते जे पेरणार ते उगवणार, जो बोएंगे वही मतलब वो पैदा होगा ना। वो घर में मैंने ये ऐसी शिक्षा बच्चों को भी दी थी, बच्चों ने भी उसका अनुकरण किया, कुछ मेंबर ने भी किया है, ये मैं अभिमान के साथ बताता हूँ। कुछ मेंबर ने भी उसका अनुकरण किया है और उसमें आज वो इतना संतुष्टता से वो अपना निजी जीवन बिता रहे। अपने बिग बुक में 9th चैप्टर में फैमिली आफ्टरवर्ड्स में लिखा है कि सालों साल ये मुझ जैसे शराबी के साथ अपने क्या बोलते हैं उसको अपना फैमिली रहने के बाद मेरी मिसेस, मेरे बच्चे, ये मानसिक दृष्टया समवट विकृत हो जाते हैं। और इसका जिक्र दोस्तों मराठी बिग बुक में पेज नंबर आई थिंक 112 पे किया है। और फैमिली को क्या चाहिए? सुख और सिक्योरिटी, और वो नहीं मिला तो वो अनईजी हो जाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। और इसके लिए जो भी मतलब पीरियड लगेगा, वो आज शराब छोड़ दिया और सब मतलब सुख समृद्धि अपने कदमों के इधर गिरा दी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ कालावधि लगेगा, कुछ पीरियड लगेगा। आपका मेहनत करने का स्टाइल कैसा है, आपका नॉलेज क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके जरिए आपको मिलने वाला है। मैं तो अपने बारे में बोलूंगा, मेरी योग्यता वगैरह बहुत ही मतलब ऐसे हेवी वर्ड्स हो गए, भारदस्त वर्ड्स हो गए। मेरी लायकी क्या है, लायकी के अनुसार परमेश्वर मुझे देने वाला है, वो भगवान मुझे देगा, ये पक्का है। और दोस्तों, और ये सब जो अनमैनेजेबिलिटी करके रखी है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। दोस्तों यहाँ एक जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बोलना थोड़ा भूल गया कि मुझ जैसे शराबी के लड़के
बहुत होशियार रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आ जाके उनके कंधे पर आती है तो वो बहुत ही होशियार बन जाते हैं। वैसे ही मेरे बेटी का इंजीनियरिंग का एजुकेशन ये हो रहा था, तो उसने 12th पास किया, सब किया। बाद में उसको मैं अंडर एस्टिमेट करता था कि वो बोलती थी कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मैं बोलता था कि नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इतना पई पई करके जो पैसा जमाया है उसके लिए जस्टिस देगी क्या, उसको लिए न्याय देगी क्या, ऐसा लगता था। लेकिन मैं उसको बोल के उसका अंडर एस्टिमेट, उसका मानसिक खच्चीकरण करता था कि मैं बोलता था कि भाई इंजीनियरिंग मेडिकल ये बड़े बाप की बेटियों का काम है, अपना काम नहीं है। तो मैं बोला उसको बीसीएस या बीसीए करो, कुछ तो भी करो, लेकिन इंजीनियरिंग के चक्कर में मत पड़ो। उसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ माइंड मैं करने में मतलब बहुत ये करता था। और बाप का गुस्सा मालूम था, इसके लिए वो मेरे सामने बात नहीं करती थी, अपने मम्मी के साथ बात करती थी। मम्मी ने मुझे बोला कि कि उसको किसी हालत में इंजीनियरिंग करना है, आप एक पैसा भी डोनेशन मत दे दो, जो भी जनरल कैटेगरी के हम लोग हैं तो उसकी फीस खाली भरने का इंतजाम आप कर दो। दोस्तों, ये करने के लिए मैंने मुझे उसको उसकी होशियारी को अंडर एस्टिमेट करने का हक था क्या? ये मैं आने के बाद उसको अंडर एस्टिमेट करने का जो जो भी मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट था वो मुझे मालूम पड़ा। बाद में मैं सोच रहा था कि साला मैं जो काम कर रहा हूँ वही अपने बच्चों ने भी करना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बाद में मैंने हाँ बोल के उसको इंजीनियरिंग पढ़ाया। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद उसने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मार्कों से इंजीनियरिंग पूरा किया। और उसके लिए दोस्तों जो फीस थी 66,000 ईयरली फीस थी, वो 66,000 हर साल के जुलाई महीने में भरने के थे। और वो भरना मुझे पॉसिबल था क्या? मेरी सैलरी कितनी थी? 30,000 रुपए सैलरी थी उस टाइम में। लेकिन उस टाइम में एक रकम मेरे पास 66,000 कहाँ से आएंगे? नहीं आने वाले थे। मैं वही उसका प्लानिंग ऐसा किया, 5,500 रुपए का मैंने रिकरिंग निकाला। रिकरिंग निकालने के बाद 66,000 मेरे जमा हो जाते थे। और वो भी उसका माइक्रो लेवल पे प्लानिंग सुनो दोस्तों, कि उसका पीरियड ऐसा रहता था, 1 जुलाई को चालू करता था और 30 जून को खत्म होता था। 30 जून तक मेरे पैसे मेरे सेविंग अकाउंट में जमा हो जाते थे। बेटी ने आवाज दिया कि पापा 17 जुलाई को पैसा भरना है, आप लेके आइए और पैसे भर दीजिए बैंक में और मुझे रिसीट दे दीजिए, मैं अपने डिपार्टमेंट हेड को या किसी को दिखाना है वो दिखाऊं। इतना माइक्रो लेवल पे मैंने प्लानिंग किया है दोस्तों। बाद में 1 साल में तो ऐसा आ गया कि बेटी का लास्ट ईयर उसका प्रोविजन था ये रिकरिंग का, और बेटा भी पास हो गया। बेटा भी बोला मुझे भी इंजीनियरिंग करना है, और बेटे को भी इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए मैंने प्रोविजन करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो सकता था। लेकिन बाद में उसने जिद की कि भाई मुझे भी इंजीनियरिंग करना है। तो इंजीनियरिंग करना है तो दोस्तों वहां मैंने एक दोस्त से मैंने पैसे मांगे, और उनके और मेरी पहचान खाली नियर अबाउट 3-4 महीने की थी। वो भी हमारे एक बहुत क्लोज दोस्त थे, उनकी मिसेस एक्सपायर हो गई थी। वो और वो पहले से ही अच्छे दोस्त थे, और बाद में मेरी और उनकी पहचान हो गई। और उनको मैंने, वो पैसे वाले थे मुझे मालूम था, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने वो अपने दोस्त से, जो मेरे भी दोस्त थे, उनसे इंक्वायरी की कि भाई वो ₹1,00,000 मांग रहा है, तो कैसे क्या वो देगा क्या? नहीं बोला उसने। उनको मेरा पैसे का व्यवहार का सब मालूमात था। उन्होंने हाँ बोला कि वो दे दो, पैसे के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो दे देगा आपको। दोस्तों उन्होंने मुझे ₹1,00,000 दे दिए। बचे हुए 3 साल के लिए मैंने उसका कुछ तो भी 87,000 रुपीज का सालाना फीस थी, तो उसके लिए भी मैंने 3 साल के लिए मैंने रिकरिंग निकाला, ₹7,000 का रिकरिंग निकाला। और उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज वगैरह सब पकड़ के जुलाई महीने में मैं वापस फी भरता था। लेकिन शराबीपन का मेरा मतलब विचार कैसा था कि उन्होंने जिस जिस दोस्त के साथ बातचीत की और उनसे इंक्वायरी की ये पैसे के मामले में कैसा है, वो पैसा देगा क्या वापस, उन्होंने मुझे फोन करके, उनका और मेरा रिश्ता अच्छा था, उन्होंने मुझे बोला कि तुमने उनको पैसा मांगा क्या?
तो बोला हाँ मांगा था। तो मेरा शराबीपन जागृत हो गया। मैं बोला साला 1 लाख रुपए दे रहा है मुझे, परचेस मतलब खरीदी की है क्या उन्होंने? दे रहा हूं ना, मैं किधर भाग के जा रहा हूं। लेकिन दूसरे मन ने मुझे एक एक कार्यक्रम के माध्यम से मुझे समझाया, खुद को समझाया कि भाई कोई भी 10 रुपए भी दिया तो भी तू वापस कभी देगा ये पूछने वाला ही है। तो उसका एश्योरेंस चाहिए ना भाई, उसको भी 1 लाख रुपए नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो इससे मैंने ये खुद को समझाने के बाद मुझे मिलने वाले 2-3 हफ्ते के बाद मुझे मिलने वाले LIC के पैसे थे जो 1,80,000 रुपए थे। तो उनको जाके मेरा LIC के पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दिखाया। तो उनको बोला कि सर मैं आपको ये एक ही स्ट्रोक में दूंगा, कोई मतलब ऐसा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तो नहीं देने वाला, 1 स्ट्रोक में लाके दूंगा। उनको दिखाने के बाद वो बोल रहे नहीं नहीं आप पैसे मेरे डुबाने वाले नहीं है, मैंने जहां इंक्वायरी करनी थी कर दी, आपके पैसे आने वाले हैं, आप पैसे लेके जाओ और अपना काम करो। दोस्तों आज भी मुझे एक अच्छी आदत लगी कि जिससे पैसे की जरूरत तो किसी हालत में कभी ना कभी लगने वाली है। हर एक के पास पैसा रहता ही है, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ में जिससे मैं पैसा ले रहा हूं उसको वो रीपेमेंट का एश्योरेंस मैं क्या देता हूं, ये देना मैं जरूरी समझता हूं कि देने वाले को इनसिक्योर फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आज मैं वो एक नियम मैं अपने बैक ऑफ द माइंड मैंने ये कर दिया है कि मैं करता हूं। हो सके तो नहीं मांगने की कोशिश करता हूं, लेकिन यदि बहुत ही जरूरत पड़ी तो मैं मांगता हूं और उनको रीपेमेंट मैं कैसे करूंगा उसका एश्योरेंस देता हूं। दोस्तों यहाँ ये सब होने के बाद मैंने बोला ना कि फैमिली सब डिस्टर्ब करके रखता हूँ, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनको सुख चाहिए रहता है। ये सब दोस्तों ये होने के बाद आज मैं घर के लोगों के प्रति भी वही फैमिली आफ्टर वर्ड्स में लिखा है कि वो शराब से दूर रहने के बाद वो क्या कमाने जा रहा है, उससे उससे ज्यादा वो क्या होने जा रहा है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब ऐसा है कि ना कि वो रियल एस्टेट, घोड़ा गाड़ी, ये वो सोना चांदी इसके ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय वो बीवी का अच्छा हस्बैंड, अपने माँ बाप का अच्छा बेटा, भाई का अच्छा भाई, बहन का अच्छा भाई बनना है, बेटों का माँ बाप बेटों का बाप अच्छा बाप बनने की कोशिश करना है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। और दोस्तों हेनरी फोर्ड नामक के यही चैप्टर में बोला है, बिग बुक में ही बोला है कि ये मेरे भूतकाल मतलब पास्ट में जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे, मैं कितनी भी यहाँ आने के बाद ये बाय प्रोडक्ट तो मिलने वाला ही है। जैसी सोब्राइटी मुझे मिलती है उसके बाद में मिलने वाला ये बाय प्रोडक्ट, हमारी प्रोग्रेस तो होने वाला ही है। काम करेंगे पैसा मिलेगा, प्रोग्रेस तो होने वाला ही है। तो ये बाय प्रोडक्ट जब मिलता है तो उससे ज्यादा जो भी कमाता है उसका वैल्यूएशन करने के बजाय मैं सबसे इम्पोर्टेंट मेरी प्रॉपर्टी क्या है, तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस जिसकी वजह से मैं ये सब मतलब कमाने जा रहा हूं, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और इसका मुझे मतलब विस्मरण हो गया। यदि मैं ये भूल गया कि मेरे पास्ट में मैं शराब पीता था यार, कैजुअल अप्रोच रखा, तो मेरा डाउनफॉल बहुत ही नजदीक है। और वो गलतियों को मैं फेस करके उसमें सुधार लाने की कोशिश यदि मैं करूंगा और उसका रूपांतरण मैं अपने जो भी मैंने मध्य मुक्तते के बाद जो भी कमाऊंगा वो प्रॉपर्टी से भी ज्यादा कीमती मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये मानने की मानसिकता आज मेरे मन में 110% है। दोस्तों बिग बुक में वही चैप्टर में लिखा है, मेरा मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस कभी होगा, मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं, बिल्कुल ही असंभव है।
12x12 12 क्या बोलते हैं 12 कदम और 12 रूढ़ी, इसमें पेज नंबर 45 पे लिखा है 7वें स्टेप के जरिए। मेरा भौतिक समाधान जो भी है ना, ये मेरा उद्दिष्ट कभी भी नहीं रहना चाहिए। भौतिक समाधान म्हणजे क्या मीन्स क्या है कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे वो रियल इस्टेट में पैसा मेरा ये इन्वेस्ट होना चाहिए, मेरा बंगला चाहिए, मेरी गाड़ी चाहिए, मेरे पास सोना चांदी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए। नहीं भाई, ये उद्देश्य मेरा कभी भी नहीं रहना चाहिए। मेरा अग्रक्रम, मेरा प्राधान्य, मेरा जो भी प्रायोरिटी की जिसको रहना चाहिए, आध्यात्मिक मूल्यों के ऊपर चलने का मेरा प्रयास और मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग को मेरा मतलब प्रायोरिटी रहनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक थिंग के जो भी उसको भोगने की जो भी मेरी तृप्ति है, वो एक साधन है भाई। और एक जमाने में उसी को मैं अपना अंतिम उद्देश्य और वही मेरे जीवन का अंत मैं समझ के बैठता था। यदि मैं आज शराबी हूं तो मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग और आध्यात्मिक मूल्य तो बहुत है। दूसरों को ना बदलना, मैं जो कर रहा हूं वो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, मेरे वांट्स और नीड्स में का फर्क क्या है वो जानना चाहिए। किसी से मान्यता नहीं लेनी चाहिए, किसी से पीठ थपथपा के लेना नहीं चाहिए। ये इतने सब आध्यात्मिक मूल्य तो बहुत है। इन शॉर्ट, आध्यात्मिक मूल्य मतलब मुझे समझ में आया हुआ एक ही चीज है, एक सेंटेंस में, नैतिकता के आधार पर जिन चीजों का मैंने स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसका बिहेवियर नहीं होना चाहिए, वो चीजें नहीं करना। कुछ लोग देखे मैंने, अरे अपना तो शराब से दूर रहने का कार्यक्रम है भाई, रेड लाइट एरिया में गया तो क्या फर्क क्या पड़ता है, उसका शराब से क्या संबंध है पक्का है। यदि मैं कार्ड खेलूं तो क्या फर्क पड़ता है, कभी तो भी खेलता हूं यार, लेकिन वही जुए में मैं हार गया तो मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता है, जीत गया खुशी हो गई तो भी मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता है। मतलब ये नैतिकता के आधार पर जो चीजों को समाज मान्यता नहीं है, ऐसी चीजें मैं आज नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। यही मेरी आध्यात्मिकता जो मुझे आज ये मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 का कदमों के कार्यक्रम के जरिए मुझे समझ में आ गई। मैं अपने शेयरिंग का समापन दोस्तों, एक ग्रे पॉइंट कोट, एक बुक है जिसमें पॉकेट स्पॉन्सर नाम का बुक है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस से करूंगा कि आवर रिकवरी हैज लेस टू डू विथ आवर थिंकिंग बट मच मोर टू डू विथ आवर एक्शंस, एंड इफ आई डोंट बिलीव इन दिस, स्टॉप गोइंग टू द मीटिंग, stop doing the amends, stop doing the service also, and my personal recovery works better when I utilize, not analyze. दोस्तों, इसका मतलब मुझे समझ में आया, वैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहाँ कितनी भी बड़बड़ करूं कि जब तक मैं उसके ऊपर काम नहीं करता, कृति नहीं करता, एक्शन नहीं करता, आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग, ये जो बोला जाता है ये सच है दोस्तों। मैं यहाँ कितनी भी बकबक करूं कुछ भी फायदा नहीं। मुझे बैंक में जाके स्लिप भरना है, पैसा भरना है, रिकरिंग का फॉर्म भर के वो देना है, हर साल हर महीने में जाके उसको पैसा भरना है। फिजिकल अनमैनेजेबिलिटी रहेगी तो मुझे योगासन, प्राणायाम, गार्डन में घूमने के लिए जाना चाहिए। फैमिली अनमैनेजेबिलिटी रहेगी तो मुझे कुटुंब के हर सदस्य का क्या कहना है वो मुझे सुन के लेना चाहिए। पहले हिटलर के जैसा बर्ताव करके देखा, कुछ भी हाथ में कुछ भी नहीं लगा। मैं हिटलर नाम का एक 2 पैरों वाला जानवर ही था, ऐसा बिहेवियर वाला। यहाँ जब तक मैं एक्शन नहीं करता तब तक उसका मेरे बकबक का कुछ भी फायदा नहीं। Our recovery has less to do with our thinking and much more to do with our action. And if I don't believe in this, stop going to the meeting. मीटिंग को भी मत जाओ, कोई भी अमेंड्स मत करो 8th और 9th स्टेप के जरिए।
और कोई सेवा काम में भी सहभाग मत ले लो। और मेरी रिकवरी कैसे काम में आती है? मुझे ये जो 12 कदमों का कार्यक्रम जो मुझे दिया है अल्कोहलिक एनोनिमस ने, उसका यूटिलाइजेशन करना है, ना कि उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के एक जमाने में शराब पीने के टाइम पे एनालिसिस करता था, अरे क्या है यार, ये 5th स्टेप किसी को बताना, ये क्या है, उसके जरिए शराब से दूर रहना होता है क्या कभी? अरे साला वो मतलब अननोन फियर ऐसा था कि साला ये सब बताने के बाद ये किधर बाहर मार्केट में मेरे बारे में क्या बोलते, मेरी बदनामी तो नहीं करेगा। ये मैंने किया है दोस्तों, ये उसके बारे में मैं बहुत चिंतित था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया। लेकिन आज दोस्तों ये आर्थिक अस्तव्यस्तता जो मेरी थी, आज भी मैंने यहाँ एक बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि आज भी 2005 से मैंने चालू किया है। 2005 से लेके अभी जुलाई 2025 तक मेरी डायरी लिखी हुई रहती है, मेरा इनकम सोर्स क्या है, उसके अगेंस्ट में ये महीने में खर्चे क्या क्या है, आज भी लिखे हुए। ये मैं फॉलो करता हूं दोस्तों। ये फॉलो किया तो अपना खर्चा कहाँ हो रहा है, कहाँ अनवांटेड पैसा जा रहा है, इसका नॉलेज मुझे मिलता है और उसके ऊपर काम करने का मौका मिलता है। और ये दोस्तों ये उसके ऊपर काम करने की आज जो भी ताकत मिलती है, जो भी मुझे नॉलेज मिलता है, वो आप सभी भाई लोगों की वजह से। मैं दोबारा ये पायनियर ग्रुप नागपुर, हमारे विजय भाई और बाकी उपस्थित सभी अपने जो भी सभासद है, वो सभासद भाइयों ने जो भी मुझे शुभेच्छा दी, उसके लिए मैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। बाद में आज के इस रात के अपने मीटिंग में मुझे इस विषय पे अपने अनुभव बताने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए पायनियर ग्रुप के सभी ऑफिस बेरर्स और हमारे विजय भाई और बाकी उपस्थित हमारे होस्ट और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।